नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भारत अमेरिका पहल पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग 2023 पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लोक सेवा कंटेंट प्रसारित करने के संबंध में एडवाइजरी जारी की। ट्राई ने अभिसरित डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के विनियमन पर परामर्श पत्र जारी किया। शोधकर्ताओं ने क्वांटम सूचना के भंडारण समय को बढ़ाने के लिए एक नए तरीके की खोज की और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग रोधी दिवस आयोजित किया गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भारत अमेरिका पहल पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की गई। आईसीईटी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सह नेतृत्व में शुरू की गई एक अनोखी पहल है। इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में परिणाम उन्मुख सहयोग का विस्तार करना है। इस पहल के सहयोग के 6 क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है, जिसमें शामिल है वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा क्षेत्र में नवाचार, अंतरिक्ष, आधुनिक दूरसंचार जिसमें 6G जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल होंगी और सेमीकंडक्टर। आईसीईटी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये पहल वैश्विक प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला में एक भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला भागीदार और योगदानकर्ता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पहल विध्वंसक क्षेत्रों से सीधे संबंधित है। ये क्षेत्र अगली औद्योगिक क्रांति और भविष्य की युद्ध रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत की डीप टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए नए बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करेगी, क्योंकि वर्तमान में अधिकांश महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां दोहरे उपयोग वाली हैं। इसलिए ये पहल दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा दे सकती है। ये अमेरिका को मौजूदा निर्यात नियंत्रण प्रतिबंधों को हटाने के लिए संभावित रूप से प्रेरित करती है। आईसीईटी को मजबूत करने के जो उपाय हैं, उसके तहत अगर हम बात करें तो दोनों देशों को उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, समाज सेवियों, शिक्षाविदों आदि को शामिल करके एक सलाहकार परिषद या संचालन समिति का गठन करना चाहिए। नियमित रूप से उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। एक निगरानी तंत्र का गठन किया जाना चाहिए जो ये सुनिश्चित करेगा कि इस पहल का प्रभाव प्रत्येक स्तर पर दर्ज किया जा रहा है। आईसीईटी फेलोशिप और कनेक्टर फंड की स्थापना की जानी चाहिए। इसी से संबंधित और सुर्खियों की बात करें तो इसमें सितंबर 2023 में नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ये एक निकट ध्रुवीय कक्षा उपग्रह होगा। ये उपग्रह अपने 3 वर्षों के मिशन में प्रत्येक 12 दिनों में पूरे ग्रह को स्कैन करेगा। इस दौरान ये पृथ्वी के धरातल, बर्फ की चादरों और समुद्री बर्फ के चित्र लेगा। ये वैज्ञानिकों को फसल, भूमि और खतरनाक स्थानों में होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही ज्वालामुखी विस्फोट जैसी विपदाओं की निगरानी करने में भी सक्षम बनाएगा। अगली खबर महत्वपूर्ण संस्थान WHO से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग 2023 पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग रोगों का एक विविध समूह है जिसे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दर्ज किया जाता है। उदाहरण के लिए डेंगू और चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया, मृदा संचारित कृमि रोग आदि। ये रिपोर्ट वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 20 रोगों और रोग समूहों के नियंत्रण, उन्मूलन एवं निवारण की दिशा में हुई प्रगति का एक समेकित और नवीनतम आकलन प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में एनटीडी रोड मैप 2021 से 2030 के संदर्भ में प्रगति की सूचना दी गई है। ये रोड मैप नॉन ट्रांसफरेबल डिजीज के उन्मूलन में वैश्विक प्रयासों को गति देने के लिए WHO द्वारा तैयार किया गया एक ब्लूप्रिंट है। WHO ने जो ये वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें ये कहा गया है कि कुछ देशों में एनटीडीज के असमान रूप से अत्यधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। इन मामलों का 80% 16 देशों में दर्ज किया जाता है। पिछले 1 दशक में नॉन ट्रांसफरेबल डिजीज के उपचार की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या में 25% की कमी आई है। दिसंबर 2022 तक 47 देशों ने कम से कम एक एनटीडी का उन्मूलन कर दिया है। इसके बावजूद एनटीडीज के उन्मूलन में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि नॉन ट्रांसफरेबल डिजीज के अधिक मामलों वाले देशों में
अपेक्षा से धीमी प्रगति देखने को मिल रही है। कुछ एनटीडीज के उन्मूलन में असमान प्रगति देखने को मिल रही है। इन रोगों के लिए उत्तरदायी कारक जैसे कि गरीबी, जलवायु परिवर्तन अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा जनसंख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए रिपोर्ट में सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि ऐसे अभिनव प्रयासों और वित्त पोषण समाधानों में निवेश करना चाहिए जो कि समन्वय और अंतर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हों। साथ ही एनटीडीज के अत्यधिक मामलों वाले देशों के लिए वैश्विक सहायता में वृद्धि की जानी चाहिए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कंट्री ओनरशिप और नॉन ट्रांसफरेबल डिजीज कार्यक्रमों की सततता में मदद करनी चाहिए। कंट्री ओनरशिप का मतलब है संबंधित देश में उसकी विकासात्मक रणनीतियों को लागू करने के लिए राजनीतिक समर्थन, जिसके बाद बाह्य भागीदार वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि एनटीडीज के उन्मूलन के लिए वैश्विक स्तर पर कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि एनटीडीज पर लंदन घोषणा जारी की गई है। प्रत्येक 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। एनटीडीज पर किगाली घोषणा जारी की गई है। एनटीडीज के प्रति समर्पित चैनल पर पहला सेल्फ लर्निंग कोर्स उपलब्ध कराया गया है। WHO ने 2 एनटीडी ऐप लॉन्च किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लोक सेवा कंटेंट प्रसारित करने के संबंध में एडवाइजरी जारी की। इस संबंध में दिशा निर्देश पिछले 9 नवंबर को मंत्रालय द्वारा निर्मित नए अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग नियमों में निर्धारित किए गए थे। नई एडवाइजरी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों और उनके एसोसिएशंस के साथ विचार विमर्श के बाद जारी की गई है। इस नई एडवाइजरी में सभी पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक कंटेंट के बारे में कहा गया है कि चैनल दिन में कम से कम 30 मिनट की अवधि के लिए लोक सेवाओं का प्रसारण करेंगे। इसके तहत राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों को प्रसारित किया जाएगा। इन विषयों में शिक्षा, महिलाओं का कल्याण, पर्यावरण की सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत आदि शामिल हैं। साथ ही प्रसारकों को अपने कंटेंट में बदलाव करने की जरूरत है। प्रसारकों के बीच कंटेंट साझा किया जा सकता है। इसके अलावा प्रसारण समय पर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि चैनल अब हर महीने 15 घंटों के लिए राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट को प्रसारित करेंगे। प्रसारित होने वाले कंटेंट को लगातार 30 मिनट का होना जरूरी नहीं है। इसे छोटी अवधियों के स्लॉट में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन आधी रात से सुबह 6 बजे तक इनका प्रसारण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा रिपोर्टिंग के बारे में ये कहा गया है कि स्वैच्छिक अनुपालन और स्वप्रमाणन इसके मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। प्रसारक अगले महीने की 7 तारीख तक ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से छूट के लिए कई शर्तें भी दी गई हैं। उसके मुताबिक भारत में डाउनलिंकिंग वाले विदेशी चैनलों को छूट होगी। डाउनलिंकिंग का मतलब होता है कि उपग्रह से जमीन की ओर संचार करने वाले, इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं में प्रसारण करने वाले विदेशी चैनल होते हैं। मुख्य रूप से ऐसे चैनल जो 12 घंटे से अधिक समय तक खेल, भक्ति, आध्यात्मिक और योग से संबंधित कंटेंट को प्रसारित करते हैं, उन्हें मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से छूट दी जाएगी। और पहचान की बात करें तो पहचान के संबंध में मंत्रालय के अधीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर 90 दिनों की अवधि के लिए प्रसारित कंटेंट का रिकॉर्ड रखेगा। ट्राई ने अभिसरित डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के विनियमन पर परामर्श पत्र जारी किया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने कानूनी विनियामक, लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम प्रबंधन ढांचे पर उद्योग से सुझाव मांगे हैं। इसका उद्देश्य प्रसारण सेवाओं और दूरसंचार सेवाओं के वहन के अभिसरण को सक्षम करना है। इसने उद्योग से इस पर भी सुझाव मांगे हैं कि अलग अलग मंत्रालयों के तहत परीक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान विकास का अभिसरण स्थितियों में किस तरह से समन्वय किया जा सकता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन अभिसरित डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के विनियमन की जरूरत क्यों है। अभिसरण ने प्रसारण क्षेत्र और दूरसंचार क्षेत्र के बीच नीतिगत, विनियामक और प्रशासनिक मामलों में अधिव्यापन को जन्म दिया है। डिजिटल कनेक्टिविटी को दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसने वे सेवाएं भी देने की क्षमता हासिल कर ली है जिन्हें प्रसारण सेवाओं के तहत प्रदान किया जाता है। अतीत में दूरसंचार और प्रसारण दोनों अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। साथ ही वे अलग अलग विनियामक और लाइसेंसिंग ढांचे द्वारा शासित होते थे। हालांकि ये सब अब लंबे समय तक जारी रखना संभव नहीं लगता है। अभिसरित सेवाओं को शासित करने के लिए जिम्मेदार अलग अलग प्रशासनिक संस्थाओं या सरकारी विभागों के बीच समन्वय के लिए कोई संस्थागत तंत्र मौजूद नहीं है। इससे अलग अलग हितधारकों के बीच भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है। अभिसरण के इस युग में नई सेवाएं शुरू करने और उन्हें सर्वव्यापी बनाने और लागत कुशल तरीके से प्रदान करने के लिए उद्योग जगत को सक्षम बनाने के लिए भी विनियमन की जरूरत है।
अगला टॉपिक है शोधकर्ताओं ने क्वांटम सूचना के भंडारण समय को बढ़ाने के लिए एक नए तरीके की खोज की। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने क्वांटम डॉन स्पिन क्यूबिट्स की क्वांटम सुसंगतता को बनाए रखने में सफलता हासिल की है। क्वांटम नेटवर्क्स के लिए स्पिन फोटोन इंटरफेस आधारभूत निर्माण खंड होते हैं। ये स्थैतिक क्वांटम सूचनाओं को प्रकाश में परिवर्तित करने में सक्षम बनाते हैं और इस तरह से सूचनाओं को लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। स्थैतिक क्वांटम सूचनाएं स्पिन क्यूबिट के रूप में आयन की क्वांटम अवस्था या फिर ठोस अवस्था में हो सकती है। इस संदर्भ में एक बड़ी चुनौती एक ऐसे इंटरफेस की खोज करने से संबंधित है जो क्वांटम सूचनाओं को अच्छे तरीके से भंडारित कर सके और कुशलता से प्रकाश या फोटॉन्स में बदल सके। ऑप्टिकल रूप से सक्रिय सेमीकंडक्टर क्वांटम डॉट्स अब तक ज्ञात सबसे कुशल स्पिन फोटोन इंटरफेस हैं। हालांकि इनके भंडारण समय को कुछ माइक्रोसेकंड से बढ़ाना भी भौतिकविदों के लिए दशकों के शोध के बावजूद भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हालिया शोध इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। ये क्वांटम सूचनाओं को 100 माइक्रोसेकंड से अधिक समय तक भंडारित करने का अवसर प्रदान करता है। क्वांटम डॉट्स एक विशेष प्रकार के नैनो क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल गुण डॉट्स के आकार और बनावट पर निर्भर करते हैं। इनका उपयोग जैव चिकित्सा, पर्यावरण के क्षेत्र में, फोटो कंडक्टर और फोटो डिटेक्टर में लाइट एमिटिंग डायोड और डिस्प्ले संबंधी उपयोग के लिए क्वांटम डॉट्स में। और अब बात करते हैं क्वांटम कोहेरेंस की। क्वांटम कोहेरेंस यानी क्वांटम सुसंगत। ये क्वांटम अवस्था द्वारा इंटरैक्शन के चरण में अपनी एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन को बनाए रखने की क्षमता है। ये इस अवधारणा पर आधारित है कि सभी ऑब्जेक्ट्स में तरंग जैसे गुण मौजूद होते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट की तरंग जैसी प्रकृति दो भागों में विभाजित हो जाती है और एक ही माध्यम में गति करते हुए दोनों तरंगें आपस में मिलकर एकल अवस्था का निर्माण करती है, तो इसे दो अवस्थाओं का सुपरपोजिशन कहते हैं। क्यूबिट्स 0 और 1 अवस्थाओं की सुपरपोजिशन है। अगला टॉपिक है कुष्ठ रोग से संबंधित। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग रोधी दिवस आयोजित किया गया। भारत में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया गया। विश्व स्तर पर जनवरी के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में कुष्ठ रोग की व्यापकता दर 2014-15 की प्रति 10,000 जनसंख्या पर 0.69 से घटकर 2021-22 में 0.45 हो गई थी। प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर वार्षिक रूप से नए मामले दर्ज होने की दर 2014-15 की 9.73 से घटकर 2021-22 में 5.52 हो गई थी। आपको बता दें कि 2005 में भारत को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद देश में अभी भी दुनिया के नए कुष्ठ रोगियों के आधे से ज्यादा मामले, लगभग 66% मामले भारत में दर्ज किए जाते हैं। कुष्ठ रोग के लिए जो नई पहलें शुरू की गई हैं, उसके तहत राष्ट्रीय कुष्ठ रोग रणनीतिक योजना और रोड मैप 2023 से 2027 शुरू किया गया है। ये कुष्ठ रोग के मामलों का पता लगाने के प्रयासों में तेजी लाकर और मजबूत निगरानी अवसंरचना के जरिए संचरण को रोकने पर ध्यान केंद्रित करेगा। कुष्ठ रोग में रोगाणु रोधी प्रतिरोध की निगरानी के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत ये कुष्ठ रोगियों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की निगरानी के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली को विकसित करने और उसे जारी रखने में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसके अलावा निकुष्ठ 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ये राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुष्ठ रोग के मामलों के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत पोर्टल है। ये कुशल डेटा रिकॉर्डिंग, विश्लेषण और डेटा की रिपोर्टिंग तथा केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर रियल टाइम आधारित डैशबोर्ड में सहायता प्रदान करेगा। कुष्ठ रोग एक चिरकालिक संक्रामक बीमारी है। ये संपूर्ण शरीर में हाथ, पैरों और त्वचा पर गंभीर घाव की वजह से कुरूपता और तंत्रिका की क्षति का कारण बन सकती है। इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है। ये चिरकालिक बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। मल्टी ड्रग थेरेपी से कुष्ठ रोग का इलाज हो सकता है। ये उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। ई ग्राम स्वराज। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज 2.0 मंथन नए रास्ते का निर्माण पर परामर्श के लिए एक बहुहितधारक सम्मेलन का आयोजन किया। ई ग्राम स्वराज पोर्टल की बात करें तो इसका उद्देश्य तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से शासन के तृतीय स्तर की क्षमता का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य विकेंद्रीकृत योजना निर्माण, प्रगति की रिपोर्टिंग और कार्य आधारित लेखांकन में
बेहतर पारदर्शिता लाना है। इस एप्लीकेशन को ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत पंचायत एंटरप्राइज सूट के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है। इस पोर्टल के कोर मॉड्यूल में पंचायत प्रोफाइल, योजना निर्माण, प्रगति रिपोर्टिंग और लेखांकन शामिल है। अगला टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया है। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को वर्ष में 2 बार जारी करता है, अप्रैल महीने में और अक्टूबर महीने में। इसके अलावा इसे जनवरी और जुलाई महीने में भी 2 बार अपडेट किया जाता है। नए अपडेटेशन के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में 2.9% की दर से बढ़ेगी। आउटलुक के मुताबिक मंदी के जोखिम में कमी दर्ज की गई है और केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में प्रगति कर रहे हैं। भारत के बारे में ये कहा गया है कि भारत 2023 और 24 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत में समृद्धि दर 2022 की 6.8% से घटकर 2023 में 6.1% पर रहेगी। IMF द्वारा जारी अन्य रिपोर्ट्स हैं वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। कवाल टाइगर रिजर्व। एशियन वाटर बर्ड सेंसस के दौरान कवाल टाइगर रिजर्व के जल निकायों में अलग अलग प्रजातियों के 340 से ज्यादा पक्षियों की गणना की गई। इसमें दुर्लभ पेरेग्रीन फाल्कन भी शामिल है। कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जो दक्कन प्रायद्वीप मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है। यहाँ पर घने वन, घास के मैदान, खुले क्षेत्र, नदियां, धाराएं और जल निकाय हैं। कवाल टाइगर रिजर्व में सागौन, बांस और महुआ प्रजाति की वनस्पति मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ वन्य जीवों में बाघ, नीलगाय, चिंकारा, काला हिरन, सांभर, चित्तीदार हिरन, जंगली कुत्ता आदि पाए जाते हैं। और आइए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सेन्ना स्पेक्टाबिलिस यानी कैल्सोलारिया शावर। केरल वन अनुसंधान संस्थान ने विदेशी आक्रामक पादप सेन्ना स्पेक्टाबिलिस को समाप्त करने के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार की है। सेन्ना स्पेक्टाबिलिस एक छोटा गोल पर्णपाती वृक्ष है। इस पर खिलने वाले फूलों का रंग पीला होता है। यह अमेरिका की स्थानिक प्रजाति है। इसे सजावटी पौधे के रूप में भारत में लाया गया था। इस पौधे का विस्तार नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बांदीपुर, नागरहोल, मुदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आदि क्षेत्रों में है। पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम। EIACP का नया लोगो जारी किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण सूचना प्रणाली का भी नाम बदलकर EIACP कर दिया गया है। EIACP पर्यावरण संबंधी सूचना के प्रसार, पर्यावरण के अलग अलग पहलुओं पर सूचित नीति निर्माण और हरित कौशल विकास के माध्यम से वैकल्पिक आजीविका की सुविधा के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। EIACP पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण दिवसों पर स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। EIACP का मुख्य कार्य कार्यक्रम केंद्रों की गतिविधियों को लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ के साथ संरेखित करना है। लाइफ को भारत ने ग्लासगो में आयोजित हुए COP26 में आयोजित किया था। अगला टॉपिक है बायोटिन। इसे विटामिन 7 भी कहा जाता है। त्वचा रोग विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है कि बायोटिन का ज्यादा इस्तेमाल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। बायोटिन जल में घुलनशील विटामिन बी है। ये प्राकृतिक रूप से कुछ खाद्य पदार्थों और सप्लीमेंट्स में पाया जाता है। ये भोजन में वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के विखंडन के लिए एंजाइमों की सहायता करता है। ये कोशिका द्वारा भेजे गए संकेतों और जीन्स की गतिविधि को विनियमित करने में मदद करता है। अगला टॉपिक है H1N1 स्वाइन फ्लू। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के मुताबिक भारत में H1N1 की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है जो सुअरों में पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा ए प्रकार का वायरस है जो इन्फ्लुएंजा का कारण बनता है। ये श्वसन की एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। अधिकांश लोगों में स्वाइन फ्लू का प्रभाव हल्का होता है। हालांकि कुछ उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए ये वायरस गंभीर सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए चिरकालिक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति और गर्भवती महिलाएं। अगला टॉपिक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। मध्य प्रदेश के भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है।
इसमें भाग लेने वाले एथलीटों, प्रशिक्षकों, सहायक कर्मचारियों आदि की संबंधित जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पहली बार वर्ष 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। गेम्स का जो वर्तमान संस्करण है वो 5वां संस्करण है। इसमें अंडर 18 आयु वर्ग में भाग लेने वाले एथलीट भी शामिल होंगे। इसके अलावा खेलों के इतिहास में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। ग्रैंड स्लैम। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतकर करियर का 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम शब्द एक ही कैलेंडर सीजन में सभी 4 प्रमुख चैंपियनशिप जीतने की उपलब्धि को दर्शाता है। इनमें शामिल है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन चैंपियनशिप। इसे पेशेवर टेनिस की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। एक करियर ग्रैंड स्लैम का अर्थ एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी द्वारा उसके करियर के सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को जीतना है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।